नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज में। आपके साथ हूं मैं राजीव शर्मा। देश का सवाल लेकर हाजिर हैं हम और हम बात करेंगे देश का सवाल में उन तरीकों की, उन तरकीबों की जो कि उत्तर प्रदेश चुनाव में आजमाए जाने की तैयारी है। जाति को आखिरकार क्यों इतना महत्व भी दिया जाता है, धर्म को आखिर क्यों एक खाने में रख दिया जाता है। जब बात केवल विकास पर सरकारी कार्यकाल के दौरान होती है तो चुनाव क्यों नहीं विकास के ऊपर ही लड़ लिए जाते। हम अपने तमाम मेहमानों के साथ इसी पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले इस वक्त की बड़ी खबर बता देते हैं आपको। इंडिया न्यूज के पास एंटीलिया केस की चार्जशीट इस वक्त है। अंबानी के घर पर विस्फोटक के मामले की चार्जशीट है। अंबानी फैमिली से पैसे वसूलने के लिए साजिश की गई। चार्जशीट में ऐसा कहा गया है। गंभीर नतीजों से बचने के लिए पैसे देने को कहा गया था। चार्जशीट ऐसा कहती है। आतंकी संगठन से धमकी दिलाने का मकसद वसूली था। पूरी साजिश का मकसद मोटा पैसा वसूला जाना था। और इससे पहले कि देश का सवाल हम शुरू करें, एक और बड़ी खबर इस वक्त की। करनाल किसान महापंचायत की बात कर लेते हैं। किसानों का फैसला, जिला सचिवालय का घेराव करने निकले हैं किसान। राकेश टिकैत की अगुवाई में किसानों का यह मार्च है। जहां पर रोका जाएगा वहीं पर हम गिरफ्तारी देंगे। किसानों को बैरिकेडिंग न तोड़ने की हालांकि किसान मोर्चा ने हिदायत दी है, क्योंकि इससे पहले बैरिकेड तोड़कर किसान अपने अच्छे खासे विरोध और आंदोलन को सतह पर ला चुके हैं। 26 जनवरी लोगों के जहन में अभी भी ताजा है। लिहाजा तमाम किसानों को किसान मोर्चा की तरफ से कहा गया है वो कोई बैरिकेड न तोड़ें। उत्तर प्रदेश में चुनावी बिसात की तैयारियां शुरू हो गई हैं। पार्टियां अपने सियासी दांवपेच आजमाने में लगी हैं और हमेशा की तरह इस बार भी सियासत विकास को लेकर नहीं बल्कि जात पात और धर्म के इर्द गिर्द घूमती नजर आ रही है। बीएसपी सुप्रीमो मायावती इसी क्रम में प्रबुद्ध सम्मेलन कर रही हैं। ब्राह्मण वोट बैंक पर बीएसपी की नजर है तो ओवैसी यानी एआईएमआईएम के चीफ ओवैसी असदुद्दीन ओवैसी अयोध्या पहुंचे हैं। मुसलमानों के रहनुमा बनने के दावे के साथ कांग्रेस भी पीछे नहीं है और लखनऊ में मुस्लिम सम्मेलन के जरिए अपनी खोई हुई जमीन की तलाश में है। इन सब के बीच आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने एक बार फिर हिंदू और मुसलमानों के डीएनए को एक ही बताया है और इसके चलते देश की राजनीति में या उत्तर प्रदेश की राजनीति कहें वहां भी हलचल पैदा की है। भागवत ऐसा बयान पहले भी दे चुके हैं, कोई नया नहीं है, लेकिन उत्तर प्रदेश के चुनावों को देखते हुए उनके बयान को अहम माना जा रहा है। सियासी पार्टियों के दांवपेच के बीच बड़ा सवाल है कि क्या उत्तर प्रदेश पर होगी बात या फिर सिर्फ धर्म और जात पात। इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे अपने मेहमानों के साथ, लेकिन उससे पहले भागवत, ओवैसी और मायावती के अहम बयान आपको सुनवाए चलते हैं। तुमको कुछ नहीं मिलने वाला। डेमोक्रेसी में मेजॉरिटी का चलता है, वही चुन के आएंगे, वही बनेंगे। तुम बन ही नहीं सकते, अलग मांगो। और इतना बड़ा ये हिंदुओं का तत्वजाल है, उसमें तुम्हारा इस्लाम चलेगा। गया क्या? जब से आए भारत में तब से यहां है। गया? भारत स्वतंत्र होने के बाद गया? नहीं गया। सब पदों पर मुसलमान जा सकते हैं, गए, जाते हैं। ये वहां उत्पन्न कर दिया और हिंदुओं को बता दिया कि बड़ा कट्टर है। इनके इसमें बताया है कि मारो और देखो मारो। इधर भड़काया उधर भड़काया, दोनों में झगड़ा लगा और उस झगड़े के चलते, उस अविश्वास और भय के कारण हम एक दूसरे को दूर रखने की बातें करते चले आ रहे हैं। उपाय कहां होगा? इस पर मलम पट्टी करने से मूल से अपनी दृष्टि को बदलना होगा। आप करा लीजिए, हम तैयार हैं। आप कराएंगे, आपको भी कराना पड़ेगा। अब ये नौबत आ गई कि डीएनए कराएंगे, यानी भारत के संविधान को नहीं मानेंगे, डीएनए को मानेंगे। कहिए, चलिए। सर, आरएसएस सीएम मोहन भागवत ने कहा कि भारत में मुसलमान इन्वेडर्स के जरिए आए हैं, इस्लाम मजहब इन्वेडर्स के जरिए आया है और जितने भी सेंसिबल लीडर्स हैं उनको ये मांग करनी चाहिए कि जो भी कट्टरपंथ की बात करे उसका विरोध करना चाहिए कट्टरपंथ मुसलमानों का। ये गोल मोड़ की बात हमेशा भागवत करते हैं। कभी बोले डीएनए हमारा एक है, लिंचिंग करने वाला गलत है,
ये एक ही सांस में ये तो हमेशा रंग बदलते रहते हैं ना अपना, कभी एक बात बोलते हैं, कभी एक बात बोलते हैं। ये तमाम के तमाम संघी लोग जो होते हैं वो हिस्ट्री के बड़े वीक होते हैं। हिस्ट्री अगर पढ़ लेते तो मालूम होता कि वेस्ट कोस्ट पर इस्लाम पहले आया, इन्वेडर से नहीं आया। तो हिस्ट्री में कमजोर हैं। तो बताना ये चाहते हैं कि वो जो आरएसएस की जो आइडियोलॉजी है, जिसमें गोलवालकर और आपके सावरकर, ये दोनों ही बताते हैं ना कि पुत्र होली लैंड और मदरलैंड की जो गुफ्तगू करते हैं, तो उसी की रोशनी में उसी को रिक्रिएट करते हुए मोहन भागवत ने बात कही है। और मोहन सुनिए, अरे आपको सुन तो लीजिए, इतना तकलीफ क्यों हो रहा है इनका, इनको क्रिटिसाइज कर रहे हैं। मोहन भागवत को जो पहली कॉन्स्टिट्यूशन की किताब बनी गई थी, जो आज भी लोकसभा पार्लियामेंट में है, उसमें मुगल बादशाह अकबर की फोटो है, टीपू सुल्तान की है। संविधान बनाने वालों ने उनकी तस्वीर डाली, उसके ऊपर क्या कहेंगे वो? तो इसीलिए कह रहा हूं कि हिस्ट्री में बड़े वीक हैं वो। कि अब मेरा अपर कास्ट समाज में से विशेषकर ब्राह्मण समाज के लोगों से भी ये वायदा है कि प्रदेश में बीएसपी की सरकार बनने पर यहाँ दलितों, आदिवासियों, पिछड़ों, मुस्लिम व अन्य अकलियतों आदि की तरह इनके भी हित व कल्याण, मान सम्मान, ईमान, सुरक्षा एवं रोटी रोजी आदि का भी पूरा ध्यान जरूर रखा जाएगा। तो आपने सुना संघ प्रमुख मोहन भागवत को, एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी को और उनके साथ बीएसपी अध्यक्ष मायावती को भी आपने सुना। हर कोई अपनी अपनी बात कह रहा है और अपनी अपनी बात क्यों कह रहा है, उसके लिए आहट उस उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव की है, जिसको कहते हैं जिसने देश में उत्तर प्रदेश में झंडा गाड़ लिया, वो देश में झंडा गाड़ने से पीछे नहीं रहता। मेरे साथ तमाम खास मेहमान इस वक्त जुड़े हुए हैं। मेरे साथ संजय चौधरी साहब बीजेपी प्रवक्ता के तौर पर इस वक्त जुड़ गए हैं, तस्वीरों में आप उनको जल्दी देखेंगे। दानिश कुरैशी साहब मेरे साथ पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर हैं, एआईएमआईएम से जुड़े हुए मसलों पर अपनी बात बेबाकी से रखेंगे। अतुल सक्सेना साहब समाजवादी पार्टी के नेता, तस्वीरों में आप उनको भी देख रहे होंगे, मेरे साथ जुड़े हैं। दीपक झा साहब पॉलिटिकल एनालिस्ट, कांग्रेस का रुख समझाएंगे हमको। और अरविंद मोहन जी हमारे कंसल्टिंग एडिटर, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। मैं चाहूंगा कि इस बहस में मैं सबको वक्त दूं और कोई भी इस बात की शिकायत ना करे कि वो अपनी बात नहीं रख पाया, लिहाजा हर एक को 1 से 1.5 मिनट के बीच का वक्त मैं शुरू में दूंगा एक ही सवाल के साथ। और सबसे पहले संजय चौधरी जी आपके पास आता हूं। उत्तर प्रदेश देश का एक ऐसा प्रदेश जिसने सबसे ज्यादा प्रधानमंत्री चुने हैं, जिसने सबसे ज्यादा देश में अपनी खबरों के जरिए हलचल भी पैदा की है। कहते हैं सरकार का कार्यकाल होता है तो उत्तर प्रदेश विकास के सपने देखता है, भविष्य के सपने बुनता है, और ये तमाम बातें हर एक के सामने होती जरूर हैं। लेकिन जब आहट विधानसभा चुनाव की होती है तो यही उत्तर प्रदेश धर्म, जाति, खेमों में बढ़ता हुआ नजर आता है और कई बहुत सबको मुफीद लगता है, सबको इससे परहेज नहीं होता। ऐसा क्यों? मैं आपसे सहमत नहीं हूं, और इसलिए मैं सहमत नहीं हूं कि मैं आपको 2014 का, 2017 का और 2019 का मैं उदाहरण आपके सामने रखता हूं। जब भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ लड़ने वाले विरोधी दलों का कोर वोट बैंक टूटा, वो चाहे समाजवादी पार्टी का पिछड़ा वोट हो या बसपा के साथ रहने वाला दलित वोट बैंक, ये वोट बैंक जिसमें जातियों का एक बड़ा समुच्चय उनके साथ लगातार रहता था, वे सारी जातियां उनसे टूटी। मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश की जो नई पौध है, वो जो नया उत्तर प्रदेश है, वो जातिवाद से दूर और विकासवाद की तरफ बढ़ रहा है। उत्तर प्रदेश में इस बार का चुनाव और पीछे के चुनाव में लगभग 1 करोड़ नए वोट जुड़ने वाले। जो ये नए वोट जुड़ेंगे वो निश्चित रूप से उस जातिवाद के दौर से दूर हैं जो देश के भविष्य के लिए देखते हैं, उत्तर प्रदेश के भविष्य के लिए देखते हैं। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी अपने उन कार्यक्रमों के माध्यम से जिसमें भारत की व्यवस्था में परिवर्तन हुआ है। देखिए, किसान को जब पैसा मिलता है और अकाउंट में जाता है
तो 2000 का 2000 मिलता है, उसमें 1999 रुपया 99 पैसा नहीं होता। ये भारत की राजनीति में पहली बार हो रहा है। जब उसको उज्ज्वला योजना में सिलेंडर मिलने की बात है तो कोई भी माफिया, कोई भी विधायक, कोई भी सांसद, कोई भी आईएएस, कोई भी आईपीएस उसमें न एक नाम बढ़ा सकता है न एक नाम कम कर सकता है। तो इस प्रकार की व्यवस्थाएं जो धरातल पे उतरी हैं, उन्होंने उत्तर प्रदेश की ही नहीं, उत्तर प्रदेश के वोटर की भी मनस्थिति को बदल दिया है। इसीलिए उत्तर प्रदेश बार बार और लगातार चुनावों में भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में इस बदली हुई व्यवस्था के साथ आ रहा है। ठीक है। इनकम टैक्स में आप देखिए, वो ऑनलाइन जाता है और अगर उसका एक्स्ट्रा पैसा है तो वो ऑनलाइन उसके पास। संजय जी, मेरा सवाल कुछ और था और आप उस पर पूरा कार्यकाल की बात करने लगे। खैर, आपने बताया बीजेपी ने क्या कुछ किया है, ये चीजें हमें दिखाई पड़ती हैं। संजय जी, मैं भी वही बात कर रहा हूं कि हम विकास के सपने देखते हैं, विकास होता भी देखते हैं, भविष्य के भी सपने देखते हैं, लेकिन जब चुनाव की बात आती है तो हम इन छोटी चीजों में उलझते क्यों दिखाई पड़ते हैं? और हम नहीं, सभी उलझते हुए दिखाई पड़ते हैं। अतुल सक्सेना भाई मेरे साथ इस वक्त समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए हैं। अतुल भाई, आपसे भी भाई, हम सपने तो खूब देख लें, लेकिन हम जब चुनाव लड़ेंगे तब हम मुस्लिम वोट बैंक की भी बात करेंगे, तब हम ब्राह्मणों की भी बात करेंगे, तब हम परशुराम जी की मूर्ति की भी बात करेंगे, तब हम तमाम चीजें वो बातें करेंगे जो कि हमको एक मुश्त वोट दिलवाने में मदद करें। ऐसा क्यों? देखिए राजीव जी, सपने देखने में कोई बुराई नहीं, सपने आदमी को देखने चाहिए और जो सपना देखे उसे हकीकत में अमली जामा पहनाना भी चाहिए। देखिए, आज उत्तर प्रदेश में योगी जी को प्रचंड बहुमत से उत्तर प्रदेश की सत्ता की चाबी हाथ में दी। अभी संजय चौधरी साहब कह रहे थे कि आगामी विधानसभा का चुनाव जो है विकास के नाम पे होगा, जाति के चुनाव पे नहीं होगा। मैं इनसे कह देना चाहता हूं कि विकास के नाम पे चुनाव होना चाहिए, परंतु यदि विकास के नाम पे चुनाव होता है तो आप फेल हो जाएंगे। आप देखिए, 4.5 साल से अधिक का समय हो गया, आप कौन से विकास की बात करते हैं? अभी आप इनकम टैक्स की बात कर रहे थे, क्या इनकम टैक्स में जो रिफंड आना होता है वो टाइम से आता है? चट्टा चक्कर लगा लगा के परेशान हो जाती है, सीए के पास जा जाके परेशान हो जाती है रिफंड के लिए। 2-2 सालों का रिफंड लोगों का पेंडिंग है। जीएसटी की बात यदि आप करते हैं, जीएसटी से किसे फायदा हुआ? व्यापारी आज आत्महत्या कर रहा है। नोटबंदी की आप बात कर रहे हो, उससे किसे फायदा हुआ? आपने लोगों को लाइन में लगवा दिया और काला धन वापस आया नहीं। तो आप कौन से विकास की बात करते हैं? कोरोना में जो शमशान घाट में लकड़ियों की कालाबाजारी हुई या ऑक्सीजन सिलेंडरों की कालाबाजारी हुई, लोगों को बेड नहीं मिल पाए, तो कौन से विकास की बात करते हैं? आप अपने संकल्प पत्र को उठा लीजिए, घोषणा पत्र को उठा के देख लीजिए। आप किसानों की आय दुगनी करने की बात करते हैं और आज किसान सड़कों पे है। अभी राजीव जी चैनल पे चला रहे थे कि किस तरीके से किसान वार्ता फैल हुई और वो राकेश टिकैत जी के अगुवाई में जो है वो घेराव कर रही है। और मुजफ्फरनगर में जिस तरीके से 15 स्टेटों के किसानों ने वहां आकर के किसान महापंचायत को मजबूती देने का काम किया, तो ये क्या विकास है? यदि विकास होता तो किसान अपने घर बैठा होता, आज अपनी जो खेती बाड़ी कर रहा होता, परंतु उसे तो आपने सड़कों पे बैठा दिया। 550 से ज्यादा किसान शहीद हो चुके हैं, परंतु आपने संवेदना करने का वक्त नहीं है। आप लोगों ने कहा कि उत्तर प्रदेश की सड़कें जो है गड्ढा मुक्त कर देंगे। आप बताइए, सड़कों में गड्ढे की गड्ढों में सड़कें हैं, आपको ये समझना पड़ेगा। आज आप जिस विकास की बात कर रहे हो वो विकास है कहाँ? ठीक है। अरे विकास जो है वो भी 9 महीने में पैदा हो जाता है। आपको तो जनता ने 4.5 साल का समय दे दिया। ठीक है, तो विकास ठीक है, ठीक ढूंढ रहे है, हैं। ठीक है, ठीक है, आपका समय हुआ। मेरे साथ इस वक्त एआईएमआईएम से दानिश कुरैशी साहब भी इस वक्त जुड़े हुए हैं। दानिश कुरैशी साहब नहीं है मेरे साथ, दानिश कुरैशी साहब बाद में। मैं दीपक झा साहब मेरे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। दीपक भाई, आपसे भी वही सवाल और आपको भी उतना ही वक्त, उसके बाद मैं अरविंद जी के पास आऊंगा एक पूरा जानने के लिए चीजें। दीपक भाई, क्या आपको भी लगता है कि जब उत्तर प्रदेश की बात होती है तो विकास की बातें कितनी भी कर लो, चाहे काम किया हो या ना किया हो, मैं इस बात पर नहीं जाना, सरकारें अलग अलग हो सकती हैं, लेकिन जब हम एन चुनाव की आहट पे आते हैं, मुस्लिम सम्मेलन होने लगता है, प्रबुद्ध सम्मेलन, ब्राह्मणों को रिझा लीजिए, ये खेमा बना लीजिए, जाटों को अपने फेवर में करना है, इस कौम को अपने फेवर में करना, यही सब होने लगता है। क्यों? जी, मैं आपको बताऊं, आप सुन पा रहे हैं मेरी आवाज? जी जी, मैं आपको बताऊं देश में हालात क्या हैं। भाजपा एक पार्टी है जो देश को चला रही है, आरएसएस इसका पिता है। तो भाजपा और आरएसएस का जो संबंध है वो बाप बेटे की तरह है। और ओवैसी की पार्टी हो या मायावती, ये सब एक थैली के चट्टे बट्टे हैं, क्योंकि भाजपा ने इतना प्रभाव जमा लिया है तो इन सब पार्टियों को अपना शागिर्द बना लिया है। अब भाजपा जो कहती है, ओवैसी वहां जाके डमरू बजा के आ जाता है, वहां नाच के आ जाता है।
अगर देखिए अभी एक वीडियो आया है सामने जिसमें पीयूष गोयल जी कहते हैं मैं रोज सुबह जब पूजा करता हूँ उठता हूँ तो ला इलाहा इल्लल्लाह करता हूँ, वो पीयूष गोयल का वीडियो है। दूसरी तरफ क्योंकि मुद्दों की बात हो रही है, मैं मुद्दों पे बात करूंगा, विकास की बात तो खैर सपनों में है। दूसरी तरफ आपका डीएनए टेस्ट करते हैं मोहन भागवत जी। अरे मोहन भागवत जी, आप तो राष्ट्रपिता है भाजपा के लिए, तो भाजपा आपको राष्ट्रपिता के समान मानती है, तो आप भाजपा को एक क्यों नहीं कहते कि विकास की बात करो? जब आप कहते हैं मुसलमान हिंदू की बात आप छेड़ते हैं, राग आप अलापते हैं, तो जो नीचे की पार्टियां हैं, जो अन्य दल हैं, फिर तो उस पर जाएंगी ना। आप जब सत्ता के शीर्ष में बैठ के कहते हैं हिंदू मुसलमान नहीं करेंगे, तभी आपने हिंदू मुसलमान कर दिया, तभी आपने कह दिया कि भाई इस देश में मुसलमान अब पीड़ित नहीं रहेगा। अरे आप राजनीति किसकी कर रहे हैं? आप देश को विकास में बताइए ना, रोड कितनी बन गई। अभी जो यहाँ पे बैठ के उज्ज्वला योजना की योजनाएं गिना रहे थे, लोगों के पास सिलेंडर खरीदने का पैसा नहीं है, दिन दूरी रात चौगनी की स्पीड में, गति में विकास हो रहा है, जो उसकी कीमत बढ़ रही है सिलेंडर का। तो बताएंगे देश में कितने गरीब बढ़ गए, देश में गरीबी का स्तर कितना चला गया है। तो विकास कुछ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ इनको देश में बंटवारे की राजनीति करना है। ठीक है, देश में भेदभाव वैमनस्य पैदा करना है, भाजपा की चाल है। आपने तो पूरा भाजपा और आरएसएस पर ही ज्ञान दे दिया दीपक भाई। ठीक है, मैं लौट के आऊंगा, मेरा एक छोटे से ब्रेक का वक्त है। अरविंद जी माफी चाहता हूं सर, अभी एक ब्रेक का वक्त इस वक्त आ गया, लौट के आऊंगा तो आपसे इसी सवाल के साथ अरविंद सर मैं शुरुआत करूंगा एक छोटे से ब्रेक के बाद। देश का सवाल में हम लगातार चर्चा कर रहे हैं कि उत्तर प्रदेश का चुनाव आखिर क्यों विकास के मुद्दे से भटक कर प्रचार के दौरान या लोगों तक अपनी पहुंच बनाने के दौरान इन तमाम चीजों में उलझ जाता है, जहां पर जाति और धर्म सबसे आगे हो जाते हैं। लेकिन इससे पहले इस वक्त की बड़ी खबर, फैजाबाद में ओवैसी के मंच पर AIMIM के अयोध्या प्रभारी इरफान इंजीनियर ने विवादित बयान दिया है। बाबर और बाबरी है, कोई मंदिर नहीं तोड़ा गया, आस्था की बुनियाद पर फैसला, अयोध्या में मस्जिद थी, हमारे साथ नाइंसाफी हुई है। ओवैसी के मंच पर AIMIM नेता के बिगड़े बोल, फैजाबाद में इरफान इंजीनियर ने दिया विवादित बयान। बाबर और बाबरी है, बाबरी हमारे दिलों में जिंदा है और मैंने अपने बेटे का नाम बाबर रखा है। कोई मंदिर तोड़ के बाबरी नहीं बनी थी, ठीक है, आस्था की बुनियाद तो तुमने वो जगह तो ले ली, लेकिन बाबरी हमारे दिलों में जिंदा है। और एक बात सुन लीजिए और याद कर लीजिए और अपने जहन में बिठा लीजिएगा, मैं इंजीनियर इरफान आपको वादा कर रहा हूँ और आपको यह बताता चल रहा हूँ, बाबर है, बाबरी है, अल्लाह ने मुझे बेटे से नवाजा है और मैंने अपने बेटे का नाम AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी जिस चीज के लिए अयोध्या पहुंचे थे उस चीज की शुरुआत उन्होंने कर दी है। यानी यहां पर उन्होंने धर्म का तड़का लगाने की जो कोशिश करके अपने कदम रखे थे, इरफान इंजीनियर के उस बयान से वो तड़का लगाने की शुरुआत हो गई है। वोटों की बंदरबाट शुरू है। एक बार फिर तमाम नेता उत्तर प्रदेश के विकास की बातों से हटकर इन्हीं बातों पर आगे आ रहे हैं। मेरे साथ तमाम खास मेहमान इस वक्त लगातार जुड़े हुए हैं। ये चीज अभी बीच में आई, लिहाजा आप सभी को बतानी और समझानी जरूरी थी। अरविंद जी हमारे कंसल्टिंग एडिटर, हमारे वरिष्ठ सहयोगी हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। अरविंद जी सवाल आपसे भी वही, और इस बीच असदुद्दीन ओवैसी जो रुदौली में जनसभा कर रहे थे वहां पर उन्हीं की पार्टी के इरफान ने बयान भी दे डाला, बाबर है, बाबरी है, जो कुछ भी हुआ हमारे दिलों में है और मैं बाबर नाम अपने बेटे का भी रखूंगा। मैं फिर इशारा वहीं ले जाता हूं, विकास गायब है और धर्म और जाति के खेमों में बांटना शुरू है। क्यों सर? नहीं, इसका तो सीधा जवाब यही है कि विकास नहीं कोई मुद्दा है और विकास हुआ नहीं हुआ वो सवालों के घेरे में है, मैं कहूँगा। और ये असल में चुनाव में मुश्किल ये होती है, पिछले काफी समय के चुनाव जो हम लोगों ने पढ़े हैं देखे हैं कि 50% लोग वही जाति धर्म और बल्कि पैसा बढ़ जाता है, संगठन बढ़ जाता है, इसके बावजूद 50% लोग जनता की नजरों से उतर जाते हैं। 50% लोग चुनाव हारते ही हारते। और उत्तर प्रदेश के शासन को अगर आप देखेंगे तो पिछले काफी समय से
कोई सरकार रिपीट नहीं कर पाई। तो इसलिए हर बार ये मुश्किल रहेगी कि काम के वैल्यूएशन के बेसिस पे लोग सरकारों को, विधायकों को, सांसदों को कम मानेंगे और सरकार भी डरी रहेगी कि हमारे काम पे अगर वोट हुआ तो फिर हमको मुश्किल होगी। तो इसलिए बार बार कोशिश जाति और धर्म को ले आने की होगी। जाति और धर्म को ले आने की कोशिश काफी समय से उत्तर प्रदेश में शुरू हो गई है और जैसे जैसे चुनाव पास आ रहा है ये बेचैनी और बढ़ रही है। अच्छी बात यही है मेरे जैसे लोगों को जो बाहर से चुनाव देख रहे हैं कि पिछले चुनाव के मुकाबले इस बार उत्तर प्रदेश में कम्युनल सवाल कम दिख रहा है अभी तक। उसको गरमाने की कोशिश हो रही है, बार बार दोनों पक्षों की तरफ से होगी और दोनों पक्षों से हो रही है। तो उसमें एक मोहरा, मजबूत मोहरा मैं कहूंगा बीते काफी समय से ओवैसी की पार्टी भी है, क्योंकि हैदराबाद के बाहर तो उनका कोई वजूद वैसे है नहीं और आंध्र के तेलंगाना के चुनाव में वो कितनी सीटों पर लड़ते हैं ये सब जानते हैं। लेकिन बिहार का चुनाव हो, बंगाल का चुनाव हो, उत्तर प्रदेश का चुनाव हो, वो पूरे राज्य पर दावा करते हैं और पूरे राज्य में कैंडिडेट कई दफे देते हैं, कई दफे नहीं देते हैं। कृपा करते हैं कि कुछ इलाकों में कैंडिडेट नहीं देते हैं। लेकिन एक सूत्रीय एजेंडा की कैसे चुनाव को दो ध्रुवों में बांटा जाए, अब ये कितना उनको फायदा करता है और कितना दूसरे पक्ष को फायदा करता है ये देखने की चीज। इन चुनाव में उत्तर प्रदेश में जी इन चुनाव में इस बात में कम्युनल सिर्फ कम्युनल नहीं है, जाति के सम्मेलन शुरू हो गए हैं बड़े पैमाने पे और जातियों में भी हम देखते हैं कि जो एक जाति अभी तक कहीं अलायन उस तरह से नहीं है, बीते चुनाव में उसने बीजेपी को बहुत मजबूती से वोट दिया है। पहले कांग्रेस के साथ होती थी, फिर बीएसपी के साथ भी रही ब्राह्मण जाति, उसको पटाने की कोशिश बहुत बड़े पैमाने पे समाजवादी पार्टी ने भी, बीएसपी ने भी, बीजेपी ने प्रबुद्ध सम्मेलन के बहाने, मूर्तियां लगा के, परशुराम जयंती के बहाने, तो जातिगत और फिर ओबीसी जातियों, गैर यादव ओबीसी जातियों पे लगभग सब लोग मेहनत कर रहे हैं, खासतौर से बीजेपी के लोग। तो इसलिए जातियों का मसला इस बार मेरे ख्याल से ज्यादा गरमाया हुआ है। वोटर का व्यवहार क्या होगा ये अभी प्रेडिक्ट करना मुश्किल है, क्योंकि वोटर तो एमएलए और सरकार का कामकाज भी देखता है और अपनी जाति और कम्युनिटी को भी देखता है, वो उससे इनकार नहीं करता। लेकिन अब यही है कि अभी क्या चलेगा ये भविष्यवाणी करना मुश्किल है। लेकिन पार्टियों का व्यवहार देख के ये लगता है कि विकास का मुद्दा नहीं रहेगा, विकास के मुद्दे पे कोई बात नहीं कर रहा है। योगी जी भी ये 1 ट्रिलियन के इकोनॉमी ले आने की बात कर रहे थे अभी तक बड़े शान से कि हम 1 ट्रिलियन उत्तर प्रदेश से किसी माइग्रेंट को वापस नहीं जाने देंगे जो लोग आए थे। वो सब बातें आज की तारीख में कहीं दिखाई नहीं देती हैं। अब फिर नए तरह से सब चीजें आ रही हैं, कोरोना है, फिर किसानों की समस्या है, तो इन चीजों पे बात नहीं जा रही है, बात घूम फिर के कास्ट और कम्युनिटी पे ही आ रही है। संजय चौधरी जी मेरे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। संजय चौधरी जी, अभी मैंने बयान सुनवाया आपको, एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी जो जनसभा कर रहे हैं रुदौली में, वहां उन्हीं की पार्टी के एक शख्स ने जो कुछ कहा वो हमने आपके सामने रखा। क्या वजह ये है एआईएमआईएम की भी कि जो लगातार एक नारा चलता था कि मंदिर वहीं बनाएंगे लेकिन तारीख नहीं बताएंगे, तो बीजेपी कहीं इस बार मंदिर बनने के बाद उस क्रेडिट को उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में ना भुना ले जाए, लिहाजा वहां पर ये नारा लगवा दिया गया कि बाबर है, बाबरी है और मैं अपने बेटे का नाम बाबर रखूंगा, और तमाम हाथ खड़े हो जाते हैं। मैं इन इशारों से बताना चाहता हूं कि क्या वाकई उत्तर प्रदेश में मजबूरी बन चुका है नेताओं के लिए कि चुनाव के मौके पर उन्हें विकास को पीछे रखना ही पड़ जाता है? मजबूरी है कि लोग ये सुन रहे हैं और तमाम नेता इन्हीं चीजों को उभारने की कोशिश कर रहे हैं। राजीव भाई, एक तो बहुत संतुलित और बहुत अच्छी बहस के लिए, उसको कंडक्ट करने के लिए आपका मैं आभारी हूं। मैं इसी विषय के 3 आपको वक्तव्य आपको करना चाहूंगा। आज हमने देखा ओवैसी साहब की पार्टी का बयान, एक बयान है। दूसरा आज ही बयान आया है इरफान सोलंकी साहब का। उन्होंने कहा है कि उत्तर प्रदेश की विधानसभा में भी हमको नमाज पढ़ने की इजाजत होनी चाहिए। परसों का बयान है लखनऊ में, झारखंड के मुख्यमंत्री बघेल जी के पिताजी ने ब्राह्मणों को लेकर जो वक्तव्य दिया है वो एक तीसरा बयान है। इन तीनों बयान जो बड़े राजनीतिक दलों के हैं उनकी मंशा को आप टटोलिए, ये बदलते हुए उत्तर प्रदेश की राजनीति को डिरेल करना चाहते। तो क्या आप लोग भी भटकेंगे नहीं इस राह से? क्योंकि जब सामने वाला उस तरह के तर्कश से तीर निकाल रहा होगा, क्या आपकी मजबूरी नहीं होगी इन सब पर आगे बढ़ना? नहीं,
मजबूरी नहीं, लेकिन ऐसे लोगों को जिनके चरित्र में यह है कि सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के आने के बावजूद भी वो इस बात को कहते हैं कि इस मंदिर के नीचे कोई मंदिर नहीं था, निश्चित रूप से ऐसे तत्वों को हम बेनकाब करेंगे और ऐसे कहने वालों को और जगह न मिले, ऐसे तत्वों का निश्चित रूप से प्रतिशोध होगा, प्रतिरोध होगा। अब आप बताइए, कोई भी सामान्य राजनीति करने वाला व्यक्ति अगर इस बात को कहने लग जाए कि हमें लोकतंत्र के मंदिर में भी इबादत गाह बनानी है, तो आप उसे स्वीकार कर लेंगे? अतुल सक्सेना भाई जवाब दीजिए, अतुल सक्सेना भाई इंटरवीन कीजिए। अब आप देखिए, ऐसा है जो भाजपा के मेरे साथी कह रहे हैं, तो और आपने भी ये कहा कि भाई मंदिर वही बनाएंगे परंतु तारीख नहीं बताएंगे, उनका नारा चेंज हो चुका है। जरा इनसे पूछिए कि मंदिर वही बनाएंगे परंतु जो दान इकट्ठा हो रहा है उसका खर्चा नहीं बताएंगे, इनका ये नारा हो गया है। जिस नहीं, ये जवाब नहीं देंगे का काम किया, देखिए इनके पास कोई जवाब नहीं है, इनके पास कोई जवाब नहीं है, उस प्रश्न का जवाब नहीं है। अच्छा अतुल भाई एक मिनट हो जाएंगे जो तालिबानी संजय जी, अतुल भाई मुद्दे पर आ जाते हैं। अतुल भाई देश के सवाल के मुद्दे टॉपिक पर आते हैं, नहीं तो मैं दीपक झा को लेता हूं। अतुल भाई कोई ब्राह्मणों को रिझा रहा है, आप भी देख रहे हैं प्रबुद्ध सम्मेलन हो रहे हैं, मुस्लिम सम्मेलन कांग्रेस कर रही है, कहीं पर जाटों को रिझाने की कोशिश हो रही है। राकेश टिकैत जो अगुवाई कर रहे हैं किसानों की इस वक्त आंदोलन की, वो भी इस तरह का नारा वहां लगा रहे हैं जिससे आगे चलकर वो एक ऐसी हैसियत बने कि तमाम राजनीतिक दलों के साथ डील कर पाए। तो ये सारी चीजें चल रही हैं, इसमें उत्तर प्रदेश सरकार को विकास की कसौटी पर कसने वाली कोई चीज दिख क्यों नहीं रही? नहीं, देखिए ये लोकतंत्र है, यहाँ पे हर समाज का, हर वर्ग का सम्मान होना चाहिए। और जैसे कि अभी आप मोहन भागवत का बयान दिखा रहे थे, तो जब वो मानते हैं कि भाई जो मुस्लिम है ये हिंदू है, ये तो एक ही है, यदि ऐसा है तो मुस्लिम से जो है इतनी आप चोरी क्यों करते हैं, उन पे अन्याय क्यों करते हैं? केवल तो अनावश्यक बिल पास कराने का जो काम करते हैं, चाहे वो 3 तलाक को, लव जिहाद का, 3 तलाक को आप अनावश्यक कह रहे हैं? 3 तलाक अनावश्यक बिल है? मैं बिल्कुल कानून अनावश्यक है। कितनी ज्यादा कितनी महिलाओं ने दुआएं दी हैं सर, हमने तमाम रिपोर्ट्स देखी हैं जो बाहर निकल कर कह रही हैं कि वो चिट्ठी, SMS, व्हाट्सएप से तलाक से आजिज आ चुकी थी, परेशान हो गई थी। दीपक झा, क्या 3 तलाक कानून आपको अनावश्यक लगता है? भाई 1 सेकंड लूंगा आपका जो है। अरे आपने एक ऐसी चीज पर सवाल उठाया जिसमें मैं खुद रिपोर्टिंग कर चुका हूँ। दीपक भाई सुन लीजिए, आप ये बताइए हिंदू समाज में कितनी परसेंटेज लोगों का डाइवोर्स होता है? पहले तो लास्ट में तय करिए उस चीज का। आप बेकार के मुद्दों पे जो बिल लाने का काम करते हैं, हमारा समय खराब करते हैं। 3 तलाक बेकार का नहीं है, माफी चाहता हूँ। ऐसी तमाम कहानियां आपने भी सुनी। अतुल भाई पार्टी की विचारधारा अलग है, लेकिन वो परेशान होती हुई महिलाओं का दर्द अगर आप उससे इनकार कर रहे हैं तो मैं मुझे क्षमा दीपक भाई नहीं दीपक भाई समय कम है। दीपक भाई, और आप जिस तरीके से विधानसभा में बिल पास कराते हैं, दीपक भाई बोले, आप जवाब बोले। अनावश्यक बिल राजीव भाई, जो रिश्ता टूट गया है लाते हैं उसको विकास वो तो टूटेगा। तलाक मोबाइल पे नहीं होगा तो कोर्ट में होगा। कानूनी और सम्मान तरीके से तलाक हो, हर महिला का सम्मान हो, ये कानून ने अगर बनाया गया है तो ठीक है, इस पे कोई दो मत नहीं होना चाहिए। लेकिन बात आज क्या है, इस देश में माहौल क्या बनाया जा रहा है? भाजपा एक तरफ कर रही कि कोर्ट का अपमान कर रहा है। अरे ओवैसी और इरफान सोलंकी ये सिरफिरे लोग हैं, लेकिन भाजपा जो है कांग्रेस घेरेगी। दीपक झा, कांग्रेस विकास के मुद्दों पर उत्तर प्रदेश सरकार को घेरेगी या मुस्लिम सम्मेलन करेगी, जाट सम्मेलन करेगी, ब्राह्मण सम्मेलन करेगी, जो सब करने पर लग गए हैं और इसको ये बढ़ता जाना है। क्या कांग्रेस अपना स्टैंड लेगी? राजीव भाई, कांग्रेस के लिए ना हिंदू है, ना मुसलमान है, ना ब्राह्मण है, ना क्षत्रिय है। देश है और देशवासी है और हिंदुस्तानी है, जिसमें हर हिंदुस्तानी की बात होनी चाहिए। ये भाजपा के लिए है, भाजपा क्योंकि मनोरोगियों की पार्टी है। मैं कह रहा हूँ, बघेल के बयान पर आपको क्या कहना है भाई? बघेल के बयान पर आपका रिएक्शन क्या है? छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री के पिताजी के बयान पर आपका स्टेटमेंट क्या है? गिरफ्तार हो गए ना पिताजी, गिरफ्तार हो गए। आप उसे कंडम करते हैं? आप कंडम करते हैं ना उसको? आप उसे कंडम करते हैं कि नहीं करते हैं? आपको दिखाई नहीं दे रहा है? बघेल जी ने जो मुख्यमंत्री हैं अपने पिता को अरेस्ट करवा दिया कानून के तहत। अब उन्होंने कुछ कहने और सुनने की बात बाकी रह गई है। उन्होंने नहीं अरेस्ट कराया है,
कांग्रेस एज ए पार्टी उसे कंडम करती है कि नहीं करती है? आप ये बताइए। अरे कांग्रेस नहीं, एज बिना ए पार्टी condemn उसे किए कंडम arrest करती है कैसे कि नहीं करती है? अरविंद जी ठीक है, अरविंद जी अंतिम होगा। अरविंद जी सुन रहे हैं अरविंद जी आप तमाम चीजों को? मुझे साफ लगता है, या मैं जो अब तक की चर्चा से समझ पाया हूं, अपने तमाम पैनलिस्ट को कहना चाहूंगा, उत्तर प्रदेश सरकार को विकास की कसौटी पर कसने की कोई कोशिश कर नहीं रहा है, इन्हीं चीजों पर कसने की कोशिश हो रही है। अरविंद जी निश्चित रूप से सरकार भी नहीं चाहती कि बातें विकास पे जाएं, और विपक्ष भी उस मुद्दे को पता नहीं क्यों नहीं उठा रहा है। और बार बार मैं देख रहा हूं कि जाति के फॉर्मूले और कम्युनल फॉर्मूले इसकी चर्चा हो रही है, और बीजेपी को ये चीजें सूट करती हैं कि अगर चीजें कम्युनल डिस्कोर्स पे चली जाएं, अगड़ा पिछड़ा पे चली जाएं, गैर यादव पिछड़ा, दलितों में गैर जाटव दलित, ये सब इस किस्म की खेमेबंदी होने लगे तो ये बीजेपी को सूट करेगा। और जितने साधन बीजेपी के पास हैं, जितने लोग हैं, जितनी ताकत है, वो ये कराना चाहेगी कि अगर वो बहस को चलाने का सूत्र ओवैसी के हाथ में नहीं है। ओवैसी एक पात्र हो सकते हैं, मायावती एक पात्र हो सकती हैं, अखिलेश एक पात्र हो सकते हैं, लेकिन सबसे बड़ा सूत्रधार यूपी चुनाव को चलाने का आज की तारीख में बीजेपी है, जो सरकार में भी है, संगठन और साधन से भी मजबूत। तो असल में अगर हमारी आपकी शिकायत है कि विकास मुद्दा नहीं बन रहा है या विकास पे बात नहीं हो रही है, तो ये शिकायत भी सबसे ज्यादा बीजेपी से होगी। बाकी पार्टियां फिर क्यों नहीं कर रही हैं? अगर उनको इसमें एडवांटेज है तो उनको ये उठाना चाहिए, ये उनकी समझदारी है। और उत्तर प्रदेश इसी लीडरशिप को, इसी ट्रायंगुलर और चार कोने वाली मुकाबले को काफी समय से झेल रहा है जी, लेकिन उसने समाधान दिए हैं। इसी बीच में वहां के वोटरों ने समाधान दिए हैं, और जो मैं मानता हूं कि बड़े मजे से जाति और धर्म से ऊपर उठ के दिए हैं। पिछले चुनाव में एक पक्ष लगता है कि कम्युनल चुनाव हुआ काफी, लेकिन इसके बाद भी ये है कि बीजेपी को जिस किस्म की मेजॉरिटी मिली और जिस तरह से सभी जाति और धर्म का वोट मिला, वो उससे ऊपर की चीज है। अब अगर बीजेपी इस चीज को नहीं समझ रही है, अखिलेश ही जब जीते हैं जिस बार, उस बार भी लोगों ने जाति, सिर्फ उनको यादव का वोट नहीं मिला है, उनको सभी जातियों। मायावती तो घोषित तौर पे एक तरह का उन्होंने एक मिनी कोलिशन बनाया। ठीक है सर, उन चीजों को याद करने की जगह अगर बार बार लोग कम्युनल। मैं अतुल सक्सेना जी को अब लाना चाहूंगा। अतुल सक्सेना जी, समय मेरे पास कम है और बड़ा शॉर्ट पे है। मुझे एक चीज याद आती है, कमजोर टीम का क्रिकेट का कप्तान था और उसके मुकाबले के बेहतर टीम थी, लेकिन जब मैच की बात हुई तो उस कमजोर कप्तान ने कहा कि हम जीत जाएंगे। सवाल पूछा गया क्यों, उसने कहा मेरी पिच पर मैच होने वाला है। अब मैं अरविंद जी के सवाल को आपके सामने लगता हूं, बीजेपी को जो चीजें सूट करती है वो तमाम विपक्षी पार्टियां करती हैं, क्यों खेल रहे हैं आप बीजेपी की पिच पर? नहीं, देखिए, आज जो पिच है वो जनता की पिच है। आज जनता समझ रही है, जनता ने पिच दी है और जनता के मुद्दों के हिसाब से आपको खेलने की जरूरत पड़ेगी। और जो इस टाइम बीजेपी का कप्तान है, बीजेपी को तो यही नहीं पता कि कप्तान है कौन, वाइस कैप्टन कौन है, कैप्टन कौन है, इसमें ही उनकी लड़ाई चल रही है। हमारा कप्तान एक ही है और हमारा कप्तान मजबूत है, जनता उसे पसंद करती है। जब वो फील्ड पे उतरता है लोग ताली बजाते हैं। फिलहाल विपक्षी दल वही कर रहे हैं जो बीजेपी चाहती है। संजय जी, लास्ट कमेंट 10 सेकंड आपका। क्यों इन चीजों, ये चीजें, ये तमाम जाति पाति की चीजें जो होने लगती हैं वो बीजेपी को सूट करती हैं, क्योंकि उलझे रही है इन तमाम चीजों में, आगे चलकर परिणाम अपने आप हमारे हक में आ जाएगा। क्यों बीजेपी को ऐसा लगता है, रोकती क्यों नहीं बीजेपी? हमें इसलिए अच्छा लगता है, हमें इसलिए आश्वस्त है कि जनता या जो नया वोटर जब वोट देने जाएगा तो वो देखेगा कि कुछ राजनीतिक दल ऐसे हैं जो नकल कराने के पक्ष में खड़े हो जाते हैं, कुछ राजनीतिक दल ऐसे हैं कि दूध में यूरिया मिलाने पर अगर पकड़ा जाए तो उसके पक्ष में खड़े हो जाते हैं, कुछ राजनीतिक दल ऐसे हैं जो कहते हैं कि कोरोना से निपटने के लिए वैक्सीन मत लगवाओ, कुछ राजनीतिक दल ऐसे हैं जो लगवा ली उन्होंने वैक्सीन। सर लगवा ली, सवाल इतने मत खड़े कीजिए, लगवा ली उन्होंने वैक्सीन, उन्होंने वैक्सीन भी लगवा ली, उन्होंने चीजों को भी मान लिया। उनकी बात को उनके अब्बा जान ने भी नहीं माना है, इसलिए आप बहुत ठीक है सर, ठीक है। मेरे पास समय कम है, लेकिन आप लोगों से बात करके यही समझ में आया कि अभी शुरुआत हुई है, अभी तो बहुत कुछ पहचानने और जानने की जरूरत है। और सीमांत बिहार में सीटें जीतने के बाद अब ओवैसी किस तरीके से क्या रुख लेते हैं उसका इशारा आज ही मिल गया है। आगे आने वाले विधानसभा चुनाव की जैसे जैसे आहट नजदीक आएगी, लगता है यही चीजें और जोर पकड़ती हुई दिखाई पड़ेंगी। देश के सवाल में फिलहाल इतना ही, छोटे से ब्रेक का वक्त है।